मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा हमारे पास, अब इसको ज्यादा देखो, अगर समय का हिसाब होता तो फिर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, हाँ हाँ रख दो, क्लास नहीं अब इसके बाद से। अगर कोई वैसी क्लास होती, मतलब जो टाइम होता है पहले तब तो फिर इसको और उससे बताता, लेकिन अभी जो बताऊंगा उसको याद रखना फिलहाल तो सबसे पहली बात तो जो हमें सीखनी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, एक्ट एज मास इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में मास की जगह हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रयोग करते हैं। जो काम हमारे पास पहले जो ट्रांसलेटरी मोशन होता था, उसमें जो काम हमारे पास कौन करता था, मास, उसकी जगह यहाँ पर अब क्या यूज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर वो फॉर्मूला जहां जहां पर मास आता था पहले ट्रांसलेटरी मोशन में, वहां वहां पर वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। एक बात, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कैसे, मैथमेटिकली अगर बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मोमेंट रोटेशन के लिए वर्ड आ रहा है ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रोटेशन। इनर्शिया ऑफ रोटेशन मतलब, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, दो बॉडीज को अगर मैं चलाता हूं, अगर दो बॉडीज को रोटेट कराता हूं सेम फोर्स से या सेम टॉर्क से, अगर दो बॉडीज को सेम टॉर्क से मैं चलाता हूं, तो सबसे पहले वो बॉडी रुकेगी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मतलब कहने का ये कि जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, उसका अपनी रोटेशनल स्टेट को मेंटेन करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, उसका अपनी रोटेशनल मोशन को मेंटेन करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उतना ज्यादा एबिलिटी टू मेंटेन रोटेशनल मोशन। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हमें किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, तो उसके मास को मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहली बात फिर रिपीट करो, मास की तरह एक्ट करेगा रोटेशन मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का अगर आपको निकालना है, तो उस पार्टिकल के मास को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता दूं, मान लो ये मेरे पास एक कोई बॉडी है, कैसी भी शेप है इसकी, ऐसी शेप इसलिए लेते हैं कि कोई भी शेप हो सकती है भाई। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है। अनिक भाई बहुत दिनों बाद, ये m1 तो ये r1, ये पार्टिकल का मास m2, तो इसकी दूरी कितनी r2, एंड लास्ट पार्टिकल मान लो mn, तो इसकी परपेंडिकुलर दूरी हो गई rn। तो अब ये जो सिस्टम है, ये जो बॉडी है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। कैसे करा जाएगा वो देखो, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा पूरे सिस्टम का, इस पार्टिकल का मास कितना है m1, और उसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी है r1, उसका स्क्वायर, प्लस इस सेकंड वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो m2 इंटू r2 स्क्वायर, एंड सो ऑन चलेंगे, mn rn का स्क्वायर। तो किसी भी सिस्टम का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके मास को मल्टीप्लाई कर देना है उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से, और जोड़ते जाना है सबको। अगली बात समझ में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। अब ये जो सम हो रहा है हमारे पास, इस सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं खुशी, समेशन की फॉर्म में, सिग्मा कितना, एम आई आर आई का स्क्वायर, और आई की वैल्यू होगी 1 से लेकर n तक। हालांकि परेशान होने की जरूरत है नहीं इसमें, मतलब एक समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, एम आई आर आई का स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक। इसके बाद अब मैं आपसे थोड़ा थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़े ध्यान से समझना और आंसर देना। ज्यादा तो करेंगे नहीं उतने ऊंचे लेवल तक, जितना हम लोगों को समझना चाहिए उसके लिए हिसाब से बताता हूँ।
मान लो मेरे पास एक ये सिस्टम है और इस सिस्टम में तीन पार्टिकल है, एक तो ये, एक ये और एक ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम ए सी। पहला है ए सी से पास हो रहा है, पहला कहां से पास हो रहा है, ए सी से, है ना। और दूसरा कहां से पास हो रहा है, देखो इसको मान लो कितना, डी। दूसरा पास हो रहा है ए डी से। चलो अब हम लोग देखते हैं जरा सबसे पहले ए सी वाले का आंसर। अगर एक्सिस ए सी से पास हो रही है, अगर जो एक्सिस है वो कहां से पास हो रही है, ए सी, तो ए सी आपको ये दिख रहा होगा। अगर एक्सिस यहां से पास हो रही है, एक्सिस ए सी से पास हो रही है, तो ए वाला पार्टिकल और सी वाला पार्टिकल तो वहीं पर आ गए, ए और सी एक्सिस पे। ए और सी पार्टिकल वहां पर आ गए एक्सिस पे। तो बचा कौन सा, केवल ये वाला पार्टिकल बचा। कौन सा, बी वाला। अब इस बी वाले का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ऐसे करके, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इसकी सारी साइड आर थी मान लो, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, पता है आप लोगों को। तो ये एंगल हो जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। इसको ना मैं अलग से बनाता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर इसका, पहले वाले के आंसर के लिए ना, क्योंकि एक बार समझ लोगे तो फिर बार बार दिक्कत नहीं होगी। ये रहा, ये ए है, ये सी है और ये बी है। एसी वाले के लिए एक्सिस कहां से हो रही है, इस बार एसी वाले से पास हो रही है, पहले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। अगर एसी से एक्सिस पास हो रही है तो बचा कौन सा पार्टिकल, केवल बी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे, ये सारी साइड आर है अगर, तो ये परपेंडिकुलर कितना मान लो, इसका डी मान लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मान लो, डी। अब ये डी कितना आएगा, देखो ये आर, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये 30, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो यूज करेंगे हम कितना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो मैं यूज कर रहा हूँ कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 को यूज करता हूँ, तो आएगा बेस कितना है डी और हाइपोटेनियस कितना है आर। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो आ गया आर √3/2 और साथ में कितना डी। तो ये जो परपेंडिकुलर दूरी है इस मास की, वो निकल गई यहाँ पर कितना, डी का स्क्वायर। और डी की वैल्यू कितनी होगी, एम आर स्क्वायर इंटू में 3/4। तो 3/4 एम आर स्क्वायर आंसर आ गया इसका, पहला पेज। थोड़ा सा ध्यान देना यार, शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा, बल्कि मैं तो बहुत लेवल उसमें ले ही नहीं जाऊंगा। चलो इतना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। लिख गया। चलो इसको साफ कर देता हूँ। अब देखो, अब निकालना है किसके अक्रॉस, एडी के। तो आंसर सेकंड वाले का देखना। अब ये मेरे पास ऐसे है, ये कितना है एम, ये कितना है एम, ये कितना है एम, ये कितना है ए, ये बी, ये सी और ये है डी। इस बार एक्सिस कहां से पास करा रहे हैं, बोल रहे हैं डी से, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई डी। तो अगर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से पास हो रही है, ए तो उसी पार्टिकल, तो ए तो इसी एक्सिस पे आ गया, तो ए का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया। बचे कौन से, ये वाला और ये वाला। इस वाले की ये दूरी कितनी हो जाएगी, r/2, और इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी, r/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस का आएगा, इस वाले का आएगा m इंटू में r/2 का स्क्वायर, प्लस में इस पार्टिकल का कितना होगा, इसके अबाउट m इंटू में r/2 का स्क्वायर। कितना आ गया, m r²/4 प्लस में m r²/4। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, हाफ mr²। समझ में आया कुछ। इस वाले साइड को साफ कर देता हूँ क्योंकि पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। एक क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसे पार्टिकल वाले सिस्टम के लिए। चलो देखना,
एक क्वेश्चन और कराता हूँ। मान लो ये स्क्वायर है, ये मास है m1 जो कि 1 kg है, ये m2 है जो कि 2 kg है, ये m3 है जो कि 3 kg है, और ये m4 है जो 4 kg है। सारी साइड है ए है इसकी, इसका नाम रखता हूं ए, इसका बी, इस एंड का सी और इस कॉर्नर का डी। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम, सबसे पहले निकाल देते हैं एडी के लिए, दूसरा एसी के लिए। एडी वाले के लिए आप लोग बता सकते हो एसी वाले के लिए कितना आएगा? अच्छा ये वाला समझ में नहीं आया। देख कौन सी एक्सिस के लिए पूछा था, एडी एक्सिस के लिए ना, उस वाले क्वेश्चन में। तो मैंने एक्सिस एडी से पास करा दी। अगर एडी एक्सिस यहाँ से पास हो रही है तो ये वाला पार्टिकल तो बिल्कुल एक्सिस पे ही आ गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो गया। बचे कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। इसका मास कितना है m, और परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी r/2। इसका मास कितना है m और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है r/2। तो m इंटू में r/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू में r/2 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ा तो आंसर आ गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कहां से पास करा रहे हैं, एडी से। इसमें कहां से पास हो रहा है, एडी एक्सिस से। तो एडी वाली एक्सिस, बाकी एक तुम करोगे, एडी एक्सिस से पास हो रहा है ये रहा, ये रहा एडी एक्सिस से। अगर एडी एक्सिस से पास हो रहा है तो बचा कौन कौन सा, केवल ए और वाले पे जो मास रखे हैं उनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो ही हो गया। बचे कौन सा, 2 kg और 3 kg। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 2 वाले का कितना हो जाएगा 2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से एक्सिस से कितना ए, प्लस इस वाले पार्टिकल का मास कितना है 3, और यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है ए, कितना आ गया 5a²। बोलो सही है क्या? ऐसे ही एसी के लिए निकाल सकते हो, एसी वाली ऐसे पास होगी। अगर एसी वाले के लिए निकालोगे तो ए और सी वाले का जीरो हो जाएगा, इन दोनों का निकालना पड़ेगा। बोलो सही है क्या? पेज नंबर 2। ऐसे किसी भी पार्टिकल वाले सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। बोल विशाल, समझ में आया क्या? इसको साफ कर दूं? ठीक है, अब आ जाओ जरा अगले टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल में 7 चैप्टर सबके स्कूल में हो गया होगा। तुम्हारे स्कूल में दो चीजें पूछता हूँ, एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। किसी के स्कूल में कराइए बिकॉज इस बार कोर्स में है नहीं वो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम कराइए किसी के स्कूल में। कोर्स में डिलीटेड है। सेंटर ऑफ मास कराया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट नहीं कराया। अच्छा मयंक तुम्हारे में नहीं, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा है, पर वो कोर्स में है नहीं मयंक। नहीं तो देख जरा उसमें, नहीं कराया ना, वही तो कह रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पढ़ाया होगा। चलिए आगे बताता हूँ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में मान लो ये कोई बॉडी है, कैसी भी शेप है इसकी, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक बार में ध्यान से समझ लेना भाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है, ये इसका एंगुलर स्पीड है, मान लो ओमेगा, ये घूम रहा है। अब जब कोई बॉडी घूमती है तो आपको याद होगा उसके हर एक पार्टिकल की ओमेगा जो होती है सेम होती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है। जैसे ये पार्टिकल है m1,
इसकी परपेंडिकुलर दूरी r1, तो इसकी रफ्तार कितनी मान लेता हूँ v1। ऐसा मान लो ये पार्टिकल है जिसका मास कितना है m2, परपेंडिकुलर दूरी है r2 और रफ्तार है v2। ऐसे ही ये पार्टिकल है mn, परपेंडिकुलर दूरी है rn और इसकी रफ्तार मान लो vn। ऐसे मान लो ये सिस्टम है। अब इसमें हमें क्या करना है, इस पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखो कंसीडर अ बॉडी, अ सिस्टम या बॉडी, सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स of masses m1, m2, and so on mn, and perpendicular distance r1, r2 and कितना rn रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रोटेटिंग with angular speed ओमेगा, रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड कितना ओमेगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ। m1 वाले की कितनी हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कितना हाफ mn vn का स्क्वायर। ये सबको पता होगा v का फॉर्मूला। फिर हमें ये भी पता है कि v इज इक्वल टू तो r ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी में लिखा गया हाफ m1 v1 की जगह r1 ओमेगा, ओमेगा सबका सेम होगा, प्लस हाफ m2 v2 की जगह r2 ओमेगा उसका स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन प्लस हाफ mn rn ओमेगा का स्क्वायर। यहां पर हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये तो i के बराबर हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये सारा पार्ट किसके बराबर हो गया, i के। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। बैंक तुम्हारा पेपर 1 तारीख को है, बैंक तुम्हारा पेपर 1 तारीख को है। 3 मार्च। और खुशी तुम्हारा 8 मार्च। भाई बड़ा बर्डन है तो नोट करके देखो। फॉर रोटेशनल मोशन, सॉरी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। यार इतना कुछ कोर्स चैप्टर कुछ कटाई नहीं तुम्हारे स्कूल वालों ने, मयंक और खुशी चैप्टर कुछ कटाई नहीं तुम्हारे स्कूल वालों ने, इतनी जल्दी पेपर दे रहे हैं। फिजिक्स का तो 17 को है, अरे फिजिक्स का ही तो पूछूंगा बस मैं। 8 से वो पेपर कब से, ये नहीं पूछ रहा मैं, फिजिक्स का पूछा था मैंने। फॉर ट्रांसलेटरी के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बस खुशी का है पहले। फॉर रोटेशन, फॉर रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। भाई सोच के देखो, अगर ट्रांसलेटरी वाली है काइनेटिक को तो काइनेटिक ही बोलेंगे, ट्रांसलेटरी वाले में v होता है तो यहाँ पर कौन हो गया, ओमेगा हो गया। भाई सीधी बात है, वहां पे लीनियर स्पीड होगी, यहाँ पर एंगुलर स्पीड होगी, लेकिन यहाँ पर मास होता है उसकी जगह यहाँ पर। मैं उसके ऑसिलेशन वेव के नोट्स दे दूं, मास और ये हवा भी आ जाएगी।
भाई वो विशाल, वो लाइट चली गई ना, इसलिए अभी रुक जा, 2-4 मिनट रुक जा, लाइट आ जाएगी तो स्टार्ट करता हूँ। जाती नहीं है वैसे हमारे यहाँ यार, पता नहीं आज कैसे चलेगी, आ जाएगी भी। तो एक काम करता हूँ। हाँ कुछ ही, कौन से चैप्टर में? एक काम करूँ फिर, जैसे लाइट आएगी कनेक्ट कर लूंगा, नहीं तो फिर, क्योंकि मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि रोशनी में तो अंधेरा ही हो रहा है बिल्कुल। दिख रहा है। चली गई ना लाइट तुम्हारे अभी? हाँ मधुसूदन, चली गई लाइट यार। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो। अ, कल शाम को 8 बजे ले लूँ क्लास, 8:30 नहीं, 8 नहीं, 9 बजे, कल 9 बजे ले लूँ क्या क्लास? कल 9 बजे रात को, केमिस्ट्री की है। किसकी केमिस्ट्री की, खुशी तुम्हारी? 9 बजे क्लास है ना? 10 से 11। 10 बजे केमिस्ट्री की, अच्छा। केमिस्ट्री की तो तुम्हारी विशाल आज होती थी, कल भी रख दी क्या सर ने? अरे मैं ये कह रहा हूँ, नहीं यार 10 बजे तो वो 12th की होती ना, 12th की होती है ना, तो 10 से 11। 4 वक्त नहीं, नहीं रुक जा, मैं 4 बजे तो तब ले पाऊंगा, अभी ना टीटीएस अभी सक्सेस थोड़े दिन के लिए बंद हो जाएगा, तब मैं ले पाऊंगा। फिर तो शाम को फिर फ्री रहूंगा ना थोड़ा सा, शाम को तब तो ले पाऊंगा, अभी तो राइट यार। चलो टाइम का मैं बताता हूँ तुम्हें फिर। 9 से 10 तो मैं बोल रहा हूँ, 9 से 10 उसकी क्लास है। कल स्कूल नहीं जाना किसी को भी? और किसी को भी स्कूल नहीं जाना? कुछ स्कूल जाना है? जाना है। चल यार, कोई टाइम बनाता हूँ कल का, नहीं तो फिर तो परसों ही रखेंगे फिर। परसों 2 घंटे करो भाई, लाइट आ जाए, मैं तो सोच रहा हूँ। दिन में तो यार फिर तुम लोगों के टाइम सबका क्लैश होता है ना इधर उधर। चलो बनाता हूँ टाइम कुछ यार, अब तो लाइट आएगी नहीं मुझे लगने का। नहीं, 2 से 4 मधुसूदन क्लास है भाई। रखता हूँ मैं, थोड़ा करता हूँ, टाइम बताता हूँ फिर। हाँ ठीक है वरुण, बता दूंगा। इस संडे को वैसे ये चैप्टर खत्म कर दूंगा और नया चालू कर दूंगा। बाकी ऑसिलेशन के नोट्स भी देता हूँ तुम लोगों को, इसको साफ कर दो ना।